नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं प्रीति गौड़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा देश 26 जनवरी को मना रहा है। ऐसे में आज हम भी इस दिवस को मनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं मौजूद। उनसे आपको पहले रूबरू करवाना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर विनोद पसबोला जी, जो कि सेवानिवृत्त हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर केजी बहल जी भी साथ ही साथ मौजूद हैं, जो कि सेवानिवृत्त हैं। आज इन्हीं लोगों से हम लोग खास बातचीत करेंगे और साथ ही साथ मेरे जो सहयोगी हैं न्यूज़ इंडिया के, उनसे भी आज हम लोग खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले विनोद पसबोला जी के पास जाना चाहूँगी। आपसे जानना चाहूँगी सर, आप एक सेना में जवान रह चुके हैं, किस तरह से आप देखते हैं इसकी, किस तरह से ये जीवन पूरा रहता है आप लोगों का? किसी भी भारतीय के लिए भारतीय सेना में होना एक गर्व का विषय है और बचपन से ही एक मन में इच्छा थी कि मैं भी भारतीय सेना को ज्वाइन करूं और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि मुझे ये मौका ईश्वर ने प्रदान किया और 32 साल शानदार जीवन मैंने बिताया भारतीय सेना में, जो बहुत ही स्वर्णिम पूरा काल है मेरे जीवन का। और मैं तो चाहता हूं कि अगले जन्म में भी अगर मुझे मौका मिलता है मनुष्य बनने का, तो मैं फिर पुनः भारतीय सेना में जाना चाहूँगा। बहुत ही गर्व की एक तरह से ये बात होती है कि सेना का एक हिस्सा होना। ऐसे ही हमारे साथ एक ब्रिगेडियर मौजूद है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आप भी सेना का हिस्सा रह चुके हैं, काफ़ी अहम हिस्सा रह चुके हैं कहेंगे। किस तरह से आपका जीवन रहा एक, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि सेना के साथ साथ एक जंग का भी जो शब्द है ये भी जुड़ा रहता है। कुछ ऐसा मंजर हम लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। मैं सन 62 में जब चाइनीज़ ने अटैक किया तब मैं फौज में आया और आईएमए में मैंने ट्रेनिंग की और उसके बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग यही लद्दाख में हुई, जहाँ पर मैं इंजीनियर से हूँ। तो सबसे मुझे काम मिला पहला कि मैं एक वहाँ पर 206 बेड हॉस्पिटल बनाऊँ। तो हॉस्पिटल बनाया गया वहाँ, जो आज भी लोग आप देखते होंगे, उसमें सब लोग जाते हैं। तो ऐसा मौका मिलना बहुत कम होता है, लेकिन मिला मुझे। और उसके बाद ही फिर क्या हुआ, मेरे को वहाँ से DQ फिर डिव बना दिया गया। DQ 15 इन्फेंट्री डिव। नॉर्मली एक ब्रिगेड में, एक डिव में 3 ब्रिगेड होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 6 ब्रिगेड थी, 4 इन्फेंट्री की, एक आर्टिलरी की, एक आर्मर्ड की। तो ऐसे उसको संभालना जाकर के एज ए DQ बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और जो मैंने बड़ी उसको की, बड़ा आनंद आया और बड़ी चीज़ें सीखी। तो ऐसे ही शुरू में यदि आप ऐसे कार्य सीख लेते हैं तो आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे एक ऐसा लगाव लग गया, ऐसा जनता में एक इमेज आ गई मेरी कि जहाँ भी होता था वो चाहते हैं साहब हमको तो इनको दीजिए, हम तो ब्रिगेडियर बहल चाहते हैं। मतलब ऐसा क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि एक ऐसा कार्य मिला जो हमने अच्छी तरह से किया। और उसके बाद बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ लोगों को आर्मी हेडक्वार्टर में जाकर के मैच रूम जाने का मौका मिले। मैं सर्वे ऑफ इंडिया में गया, उसके बाद में वहाँ GS और उसमें जब आर्मी हेडक्वार्टर में गया तो लगभग डेली मेरे को बुलाया जाता था ऑफ्स रूम में। कहीं जहाँ झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, पाकिस्तान से हुआ, चाइना से हुआ, जिससे भी हुआ, मैं सारा डील मैं ही करता था, चाइना को भी पाकिस्तान को भी। और उसमें बुलाया जाता था तो बड़ा प्राउड फील करता था कि देखिए। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जितने भी हमारे रेड हेड्स हैं, मतलब जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, सबको मैंने ब्रीफ किया कि ये ऐसे है वैसे है। तो बड़ा आनंद आता, जब मैं इसको रिकलेक्ट करता हूँ तो बड़ा मुझे गर्व होता है कि देखिए ऐसा मौका मुझे मिला जो कि हर एक को नहीं मिलता, लेकिन ऐसे हमने ये काम करके दिखाया जिसमें कि हमें खुद को गर्व है। हमारे जो देखने वाले हैं या हमारे मित्र हैं, गण हैं और हैं, सब लिखते हैं कि हाँ सब ऐसा हमें भी बनना है। तो एक प्रेरणा मिलती है सबको कि देखिए एक फौज में खाली जाना नहीं होता, कोई खाली लड़ाई ऐसा नहीं होता कि लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसा होता, लेकिन जो भी आप कार्य करें फौज में, उस कार्य के लिए आपको हमेशा होता है कि हम इसको ऐसे इसी प्रकार से करें। अभी जैसे आप देख रहे हैं हमारा लद्दाख में लड़ाई देखी, चाइना के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं और ऐसे खड़े हुए हैं कि चाइना को हिलने नहीं दे रहे, पाकिस्तान है उसको हिलने नहीं दे रहे। तो क्या है, क्यों ऐसा? जब हम 64 में गए वहाँ कुछ भी नहीं था, हम टेंट्स में रहते थे, लेकिन अभी सब कुछ है और इतनी हमारे पास इक्विपमेंट है। उसको हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लड़े, फिर भी हम रुके रहे वहाँ पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज इतने हमारे पास इक्विपमेंट है जो कि पहले दुनिया में किसी के पास नहीं है। चाइना इतना बड़ा जो माना जाता है वो भी डर रहा है कि देखिए इनके पास तो हमारे पास क्या करें।
चाहे एयरक्राफ्ट की बात हो, चाहे टैंक्स की बात हो, किसी की भी बात हो, अभी हमारे पास ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि 20-20 टन तक का सामान लेकर जा सकते हैं। पहले होता था तो भाई मैं आपको बता सकता हूँ, जब पहले बात थी तो महीने लग जाता था। मुझे पहली दफा जब लेह में गया, लद्दाख से पठानकोट से 13 दिन लगे हुए जाने में कॉन्वॉय से। अभी तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अफसोसदाएं अब मिली हैं, पहले नहीं थी सब अफसोसदाएं, लेकिन उनमें भी काम किया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे यहाँ मैन बिहाइंड द मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो दी जाती है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि वो हमेशा आपको आगे ले जाती है। पाकिस्तान के पास कितने कई बार हुआ, जैसे 65 आवर में था तो पाकिस्तान में क्या हुआ, पैटर्न टैंक्स थे और भी मिराज वगैरह हवाई थे, लेकिन नहीं चला नहीं पाए वो। मैन बिहाइंड द मशीन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लोग जो है ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ताकि उनको अच्छी तरह चला सके। अभी रफेल आए हैं, देखिए हमारे कल आप देखिए, मतलब आज हो रहा है जो ये कि वो रफेल कैसे उड़ रहे हैं, हाँ हमारे लोग उड़ा रहे हैं उनको, उसको कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग जो उनको दी जाती है पीछे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ के पीछे ट्रेनिंग काउंट करती है। तो मैं हमारे देश में हर लेवल पर ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है ताकि हम उसको अच्छे प्रकार से कर सकें और आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बताया कि एक गर्व की बात होती है, ये एक सेना का हिस्सा होना है। ऐसे में हम लोग भी आप सभी के ऊपर गर्व करते हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि परिवार से दूर रहते थे आप लोग जिस समय सेना का आप लोग हिस्सा हुआ करते थे, किस तरह का मंजर रहता था, किस तरह से आप लोग इन सामंजस्य बिठाते थे एक तरह से? देखिए, ये आपने बिल्कुल उचित प्रश्न उठाया है कि जब सैनिक देश की रक्षा में समर्पित है तो वही सिर्फ समर्पित नहीं होता है, उसका पूरा परिवार भी समर्पित होता है। और हम भाग्यशाली हैं सारे सैनिक कि हमें हमारे परिवार का हमेशा से सपोर्ट मिलता रहा है। जब हम फील्ड में होते हैं, अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे होते हैं, तो हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमेशा से कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य को निभाते रहिए और हमारी चिंता न करिए। तो बहुत मनोबल ऊंचा होता है और उनको भी बहुत गर्व है कि मेरे पति, मेरे पिता जो हैं एक सैनिक रहे हैं। तो इस प्रकार की जब भावना होती है तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से जो एक सैनिक होता है वो देश की सेवा में लगा रहता है, उसका परिवार भी कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ता है उनसे दूर रहकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रियंका के पास जाना चाहूँगी। प्रियंका, आपसे जानना चाहूँगी, आप भी एक माँ हैं, किस तरह से देखती हैं इस त्याग को कि एक माँ अपने बेटे को बॉर्डर पर लड़ने के लिए, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भेजती है? किस तरह से आप इस पूरे उसको देखती हैं? बिल्कुल प्रीति, सबसे पहले तो मैं जो हमारे आए मेहमान हैं और मेरे सहयोगी हैं और पूरी देश को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और बिल्कुल जैसे कि अभी हमारे आए मेहमानों ने बताया, अपने जीवन के बारे में बताया, किस तरीके से उन्होंने सेवा दी है आर्मी में, उनकी जीवन को, उनकी बातों को सुन के उत्साह हुआ है। जीने की एक कला मिलती है, सीख मिलती है जीने का। और देखिए, जैसे कि मैं एक माँ हूँ, मैं यहाँ मेरी जो जॉब है, मैं उनको अपनी बेटी को छोड़ के एक यहाँ पर आती हूँ पूरा दिन के लिए, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब एक माँ अपने बेटे को देश की सीमा पर भेजती है तो उनके दिल में क्या ममता जो होती है वो पूरा अपना छोड़ के, लेकिन वो उनके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी वहाँ पर एक देश की सेवा करने, देश के लिए आती है। क्योंकि वो अपने जो बेटे होते हैं उनको देश की सीमा पर भेजती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उस समय पर वो इमोशनली होती हैं, भावुक पल तो वो होता है, लेकिन वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी जो देश के लिए है वो बखूबी वहाँ पर वो निभाती है। और वो तभी मजबूती से अपने बेटे को देश की सीमा पर सेवा करने के लिए भेजती है यहाँ पर। जी बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा कि इस त्याग से बड़ा कोई त्याग हो ही नहीं सकता। और एक माँ जिस तरह से अपने बेटे को बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजती है, वो कहीं ना कहीं एक त्याग है उसका, अपने बच्चे को दूर रह के। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्राउड का मूवमेंट भी ये है कि देश की सेवा में यहाँ पर हमारा बच्चा सेवा दे रहा है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज जैसे कि हम लोग मना रहे हैं कि एक दिन देश के नाम, और हमारे मेहमानों से हम लोग लगातार खास बातचीत कर रहे हैं। सर, आपसे एक बार दोबारा से आपके पास आना चाहूँगी। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से जो पहले सेना में क्या होता था कि टेलीकम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, किस तरह से आप लोग मैनेज करते थे, क्या कुछ होता था वो? देखिए, जब हम लोग गए थे, फौज हमने ज्वाइन की, उस वक्त कम्युनिकेशन इतने अच्छे नहीं थे। पहले जैसे मैंने बताया कि 13 दिन लगे तो मुझे
जाने के लिए। तो ऐसा क्यों था? चिट्ठियाँ सिर्फ पहुँचती थी, कोई टेलीफोन नहीं थे। टेलीफोन ऐसे नहीं थे जो हमें हम जैसे मोबाइल होते हैं कि बात कर ली। आजकल तो हर छोटी छोटी बात भी वहाँ पहुँच जाती है। फौज में आजकल दिक्कत हो रही है थोड़ी ये, क्योंकि हर छोटी सी बात के लिए भी कहते हैं साहब भी तो घर में ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया। तब घर में ऐसा नहीं होता था, पहले कि नहीं होता नहीं था, होता था, लेकिन हमको नहीं मालूम होता था और उसको सब बेयर करते थे। आज छोटी सी बात होती है एकदम फौज के पास पहुँच जाती है वहाँ पर कि साहब ऐसा हो गया तो मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमने जो करना है कि जो बात अच्छी है, जहाँ पर हम कर सकते हैं करें, लेकिन ऐसे छोटी मोटी बात के लिए कोई परवाह नहीं करनी। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था। चिट्ठी के लिए इंतजार करते थे, जहाज़ आएगा तो चिट्ठी उसमें आएगी, तो जहाज़ का नहीं आया, हफ्ता हफ्ता जहाज़ नहीं आया तो बैठे रहते थे। मतलब इसमें किसी से बात नहीं कर सकते। और टेलीफोन एक ऐसी होती थी, चाबी वाली होती थी, जहाँ चाबी को करके किया जाता था और टाइम मिलता ही नहीं था। मुझे याद है 65 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर आए, देहरादून वहाँ पर तो आए, तो मुझे हमारे GOC साहब ने कहा कि देखो ऐसा, मैं DQ था, इधर आप एयरपोर्ट पे जाओ तो वहाँ देखते रहो, जैसे पता लगे आने वाले हैं तो मुझे बुला लेना। लेकिन वो चाबी वाले टेलीफोन होते थे वो टाइम में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब पहुँच भी गए, तब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उतरे, आए, देखा, मैं रिसीव किया, तो मुझे समय मिल गया थोड़ी सी बात करने का। तो मैंने उनसे कहा, मुझे अब तक याद आता है कि मैंने कहा सर ऐसा है, हम लोग लाहौर से 14 किलोमीटर दूर हैं, बंकर्स में रहते हैं, रात को जब लाइट देखते हैं पाकिस्तान में, लाहौर की मतलब पाकिस्तान की, तो बड़ा दुख होता है। सर हमें आप अलाउ कीजिए, हम तो इनको रातों रात में ले लेंगे। ये हमने उनसे कहा, तो कहले एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि वो छोटी से थे वो, तो कद में भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए। नहीं, हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम तो पीस लिविंग है, हम कभी आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करो। ऐसी मतलब हमारी भावनाएं थी। तो ऐसे लोगों के साथ में देख करके तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई छोड़ दिया, हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हाँ लड़ेंगे, हम लड़के लेंगे, किसी को अंदर नहीं आने देंगे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अभी आपने देखा होगा स्ट्राइक हुई है, हाँ, तो क्या उसमें क्यों हुई है? क्योंकि पहले हम लोग को अलाउड नहीं था पास जाना, कहते थे आप बाउंड्री निकल नहीं सकते। फिर धीरे धीरे हुआ, जब इनको ने पाकिस्तानी ज़्यादा आने लग गए, तो इन्होंने कहा जब मैंने खुद भी चिट्ठी लिखी थी, मैंने देखी साहब इसको अलाउ होना चाहिए। तो मुझे याद है 15 जनवरी को उन्होंने अलाउ किया चीफ साहब ने कि हाँ आप उनको चेस कीजिए, कोई बात नहीं, आप लाइन आती है, लाइन चेज की, तो चेज करना शुरू हो गया। तो ऐसे करते करते अब हम इस चीज़ पे पहुंच गए हैं कि हम स्ट्राइक भी सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आती हैं बातें, ये इसमें एकदम से नहीं आती कि हम चाहे ये भी हम कर लें, आज वो भी कर लें, ऐसा नहीं। फौज में जो होता है सब चीज़ें की जाती हैं, बड़े धैर्य से की जाती हैं, समझ के की जाती हैं। ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं अरे साहब सर्जिकल स्ट्राइक और क्यों नहीं कर देते, क्यों नहीं ले लेते? ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते, लेकिन हमें देखना है कि चीन इसके सपोर्ट में आया है, कितना सपोर्ट में आया है, क्यों आया है, सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। और हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है, हम कितने इक्विप्ड हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास लेटेस्ट है कि नहीं है, नहीं है तो ले हैं। आप देखिए पिछले सालों में हमारी खरीद इतनी नहीं हुई फौज के लिए, एकदम से बहुत सारी खरीद हुई। क्यों हुआ? हमारा CDS बनाया गया, आपने देखा होगा CDS के जाने का फ़ायदा क्या हुआ? पहले होता था कि फाइलें सब मिनिस्ट्री से जाएगी, इधर से जाएगी, चीफ के पास जाएगी, दूसरे तीसरे के पास जाएगी। अभी सब चीफ के होने से तो सारा हुआ और फटाफट काम हुआ, और फटाफट काम होने से क्या हुआ, सामान बहुत सारा खरीदा गया, जिसमें चीज़ की ज़रूरत हो वो सामने आई और अब खरीदी जाती। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है CDS बनाने से। हालांकि उससे भी नुकसान भी हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो रुकी हुई थी पहले, अब सब पूरी हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि चीन ने आकर के वहाँ बैठ गया, हमारे सिर पे बैठ गया, और फिर हुआ कि हाँ सब इसको फटाफट लिया गया। तो देश में एक बड़ी हमारी जो फौज है बड़ी स्ट्रेंथ वाली हो गई, बड़ी ताकत वाली हो गई इस वक्त। हमारी जो पहले थी वो 62 में जो थे वो और चीज़ थी, और अब जो चीज़ है बिल्कुल अंतर है। तो हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं और सारी दुनिया जानती है कि इनके पास में ताकत है। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से अपने अनुभवों को साझा किया है उससे कहीं ना कहीं जो हमारे युवा हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली है। हमारे साथ हमारे युवा सहयोगी विशाल भी मौजूद हैं। विशाल, आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से गणतंत्र दिवस को देखते हैं आप? बिल्कुल प्रीति, सबसे पहले तो मैं अपने देश और प्रदेश वासियों से और तमाम हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा गणतंत्र दिवस की।
और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस की धूम आज पूरे देश और प्रदेश में मनाई जा रही है, तो ऐसे में जिस तरह से अगर हम बात करें कि 1950 में जिस तरह से आज ही के दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था, और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जो हमारा संविधान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया है और एक बड़ा जो योगदान दिया है, उसी के कारण आज हम शायद यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने विशाल, लेकिन जो सीमा पर तैनात हमारे जो जवान हैं, आप ही की उम्र के होते हैं वो, अमूमन अगर देखा जाए तो किस तरह से देखते हैं उनके इस त्याग को? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि उनका बलिदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी उम्र की बात करें तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से बिछड़ करके, इतना दूर हो करके वो आज हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात हैं, और इतनी भारी ठंड में वो ऐसे अपने आप को जो है वो दिखाते हैं कि वो आज कड़क है, तो शायद हम भी उनके बलबूते अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। प्रीति, बहुत ही खूबसूरत संदेश यहाँ पर आपने दिया है विशाल। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रियंका भी है। प्रियंका, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में जो गणतंत्र दिवस है वो कितना महत्वता रखता है? बिल्कुल प्रीति, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, आपने इससे पहले जो मेरे से सवाल किया था उस पे मैं अपने वीर सैनिकों के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जब वो अपनी सीमा पे जाते हैं लड़ने के लिए, तैनात होते हैं, तो शायद ही उनके मन में कुछ इस तरीके के भाव होते होंगे। गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा ले ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। और जब वो वीर सैनिक तैनात होता है सीमा पर, तो जब कभी एक ऐसा पल आता होगा कि उन्हें जो है दूसरी सेना के जवानों के साथ लड़ाई करनी होती है, तो शायद ही कुछ इस तरीके के भाव उनके मन में होते हैं कि लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। ऐसे भाव उनके जरूर उस वक्त आते होंगे। उस वक्त क्या, वो हर वक्त देश की सीमा पर डटे हैं, और आज जिस तरीके से वो डटे रहते हैं देश की सीमा पर, हम लोग सुरक्षित उन्हीं के कारण है। इसीलिए उनका दिल से मैं सम्मान करती हूँ और सल्यूट करती हूँ। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने खूबसूरत पंक्तियों के साथ यहाँ पर जवानों के त्याग को बखूबी बताया है हमें, तो हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा भी मौजूद हैं। शिखा, आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से उनके इस त्याग को देखती हैं, और क्या कुछ संदेश आज देश के नाम आप देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ये कहना चाहूँगी, मैं उन सभी जवानों का धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से कि वो आज हमारी देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने जवानों को धन्यवाद दिया है शिखा। और साथ ही साथ मैं अब हमारे इस चर्चा को विराम देते हुए अपनी सहयोगी काजल के पास जाऊंगी। काजल से अनुरोध करूंगी कि किस तरीके से वो इस गणतंत्र दिवस को देखती हैं और कुछ अपने मधुर आवाज़ में हमें सुनाए आज देश के वीर जवानों के नाम। जी बिल्कुल प्रीति मैम, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने आँच को न्यौछावर कर दिया, तो उनके लिए कुछ भी कहना बेहद मुश्किल होगा, कुछ भी बयां करना उनके लिए चंद शब्दों में बेहद मुश्किल है। फिर भी अपनी ओर से मैं उनके लिए 2 लाइन समर्पित करना चाहूँगी। हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। धन्यवाद प्रीति। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने यहाँ पर हमारे देश को, एक देश के जवानों को एक संदेश देने का काम किया है। काजल, आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, और तमाम हमारे जो मेहमान आए थे यहाँ पर उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारी इस चर्चा में जुड़े हमारे साथ। और साथ ही साथ न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।